अमावस की एक रात पहले मायापुर का रूप बदलने वाला था। नीति के शरीर में रागिनी का मायापुर लौटना और फिर उस कुएं से लाल कपड़े का हटना वहां के लोगों के लिए मौत को करीब से देखने जैसा था। चंद्रकला की अच्छाई उसके लिए श्राप बन गई। उधर रागिनी ने अपने शरीर के बचे हुए अवशेषों को जला दिया और साथ ही वो खून लगा बच्ची का कपड़ा भी गायब कर दिया, जिसे चंद्रकला एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली थी। आइए सुनते हैं नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म में दो जान, एपिसोड 7। हमारी आत्मा का अस्तित्व हमारे शरीर से होता है और बिना शरीर कोई भी आत्मा सिर्फ एक एहसास मात्र है। नीति के शरीर पर रागिनी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अब गांव वालों के लिए उसका अस्तित्व भी था और खौफ भी। अमावस की एक रात पहले कुआं खुल जाने से पूरा मायापुर सदमे में था। चंद्रकला की आंख खुली तो वो नदी किनारे एक विशाल गाय सूखे हुए पेड़ से बंधी थी। चारों तरफ गांव वाले हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए खड़े थे। सुबह हो चुकी थी पर हाथ में मशाल लिए पुरुषोत्तम पेड़ के पीछे से आगे आया और चंद्रकला के सामने खड़ा हो गया। मुझे पता था तू डायन ही है। आज इन गांव वालों को भी यकीन हो गया। वो तेरी वजह से लौटी है, तूने पाला है उसे। पिछली बार तो तू बच गई थी पर इस बार। पुरुषोत्तम ने पूरे पंचायत के बीच चंद्रकला को गुनहगार मानते हुए मौत की सजा सुनाने का फैसला किया और पूरा गांव भी यही चाहता था कि वो मर जाए। सब शोर मचाने लगे और चंद्रकला को जिंदा जला देने की मांग करने लगे। नीति के हमले ने चंद्रकला को पहले ही जख्मी कर अधमरा बना दिया था। वो कोशिश तो कर रही थी पर सूखे गले से अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था उसका। लोगों का गुस्सा उनके शोर में गरज रहा था। पुरुषोत्तम आग लगाने ही वाला था कि तभी पुरोहित कैलाशनाथ जी की आवाज ने सबको शांत कर दिया। रुक जाओ पुरुषोत्तम। पुरोहित जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच चुके थे। वो पुरुषोत्तम के पास आए और कहा, एक गलती की सजा तो पहले ही भुगत रहे हो, ये करने के बाद बचा पाओगे खुद को? ये सुनते ही पुरुषोत्तम 2 कदम पीछे हट गया। पुरोहित जी के शिष्यों ने उसकी रस्सियां खोली और वो एक लाश की तरह जमीन पर गिर गई। धुंधली नजरों से चंद्रकला ने ऊपर देखा तो पुरोहित जी उसके सामने खड़े थे। तुम उन्हें एक कर सकती हो तो अलग भी तुम ही करोगी, ताकि मैं उस आत्मा को मुक्ति दिला सकूं हमेशा हमेशा के लिए। चंद्रकला को पुरोहित जी के मंसूबे समझ आ गए थे। नीति को मारने के लिए वो उसकी ही मदद चाहते हैं। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब पुरोहित जी ने बताया कि उस खतरनाक आत्मा से इस गांव को सिर्फ चंद्रकला ही बचा सकती है। उसके बिना ये कर पाना असंभव है। तब जाके गांव वाले चंद्रकला की बात सुनने को तैयार हुए। बिलवा ने चंद्रकला को पानी दिया और पुरोहित जी ने एक औषध का काढ़ा बनाकर चंद्रकला को पिलाया ताकि उसकी हालत सुधरे और वो कुछ बोल सके। गांव वाले चारों तरफ से घेर के बैठे थे। पंचायत सदस्य पुरुषोत्तम के साथ खड़े थे और पुरोहित जी अपने शिष्यों के साथ चंद्रकला के पास बैठे थे। हालत सुधरते ही चंद्रकला ने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस्या है। अगर आज कुछ नहीं किया तो वो और ताकतवर हो जाएगी। फिर नीति के शरीर से रागिनी का निकलना मुश्किल हो जाएगा। गांव वाले पहले से ही डरे सहमे बैठे हुए थे और चंद्रकला की बात ने उनके भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। चंद्रकला की बात सुन गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और वो एक एक कर उसके ऊपर चिल्लाने लगे। अरे पर वो तुम्हें क्यों मारेगी? उस रात तुमने ही तो उस बच्ची को मरने से बचाया था। तुम तो उसकी माँ हो। हाँ हूँ, और इसीलिए मैं अपनी नीति को कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए चंद्रकला ने अचानक दौड़ लगा दी। अपने लड़खड़ाते कदमों से वो नदी की तरफ गई और पानी में कूद गई। तब गांव वालों के गुस्से का पारा और चढ़ गया। वो नदी पार कर रही चंद्रकला पर पत्थर बरसाने लगे। एक भीड़ का जत्था पानी में कूदा और चंद्रकला का पीछा करने लगा। चंद्रकला नदी पार कर जंगल के अंदर भागने लगी और लोगों की भीड़ डंडा पत्थर लिए उसके पीछे भाग रहे थे। चंद्रकला का बच पाना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। तभी अचानक चंद्रकला और गांव वालों के बीच एक तेज रोशनी के साथ धमाका हुआ और एक मानव परछाई दिखाई पड़ी। भागते कदम लड़खड़ा के रुकने लगे। गांव वालों को लगा नीति लौट आई है और वो बिना रुके वहां से भाग निकले। चंद्रकला अपनी सांसों को संभालती वहीं पेड़ से टिककर बैठी उस रोशनी को देखने की कोशिश कर रही थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी।
जटाजूट से भरा रोशनी फेंकता चेहरा, साधु भेष जिसने अपने चेहरे को सफेद कंबल से ढक रखा है, लंबी दाढ़ी और बूढ़ा शरीर, हाथ में बड़ी सी लठ लिए वो चंद्रकला के सामने खड़े हुए। आज से पहले चंद्रकला ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे बचाने वाला आखिर वो साधु है कौन। उस बुजुर्ग ने अपनी लाठी को थोड़ा ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। चिंगारी के साथ एक रोशनी आसपास के पेड़ों से इकट्ठा होकर चंद्रकला के घाव को भरने लगी। वो एक पल में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उधर मायापुर में एक बार फिर कैलाशनाथ जी ने बैठक लगाई, जिसमें नीति से बचने के उपाय खोजे जा रहे थे। तब आखिरी उपाय के तौर पे पुरोहित जी ने कहा, उस आत्मा ने कुएं के अंदर पड़े अपने शरीर को जला दिया और अब वो नीति के शरीर में है, नीति की आत्मा के साथ, और आज रात वो नीति की आत्मा को भी मार के उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। एक बार फिर वो मानव बनेगी और जब ऐसा होगा तब अगर हम उसे पकड़ के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उस शरीर की दोनों आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। नीति को कैद में लेना और उसका अंतिम संस्कार करना इतना आसान नहीं था। ये बात पूरे गांव वालों के साथ कैलाशनाथ भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने पुरुषोत्तम को अपने नजदीक बुलाया और कान में फुसफुसाते हुए कहा, किसी भी हाल में आज रात तक उस चंद्रकला को ढूंढो, उसके बिना यह करना संभव नहीं, समझे। वहां चंद्रकला का पूरा स्वरूप ही बदल गया। उसके घाव भर गए और वो उस बुजुर्ग साधु के पास आई और हाथ को धीरे से पकड़कर बोली, कौन है आप और मुझे क्यों बचाया आपने? क्या मैं आपको जानती हूँ? चंद्रकला के सवाल पर बुजुर्ग साधु ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और अपने सर के ऊपर से वो सफेद कंबल हटाया। सूरज की रोशनी में चमकता वो चेहरा जब चंद्रकला ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। साधु ने चंद्रकला को देख मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो पुत्री? चंद्रकला फूट फूट के रो पड़ी। घुटने के बल जमीन पे बैठते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, गुरुजी। क्या गुरुजी के लौटने से चंद्रकला की परेशानी दूर हो जाएगी? और क्या वो बचा पाएगी अपनी बेटी नीति को? या फिर मायापुर को बचाने के लिए पुरोहित जी करेंगे एक जिस्म में फंसी दोनों आत्माओं को मुक्त? सुनिए राज, रहस्य और रंजिश से भरी कहानी एक जिस्म में दो जान के अगले एपिसोड में, सिर्फ नुक्कड़ FM पर।